नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद का शीतकालीन सत्र इन दिनों चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एनडीए सांसदों के लिए एक विशेष डिनर का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास में एनडीए के सांसदों को बुलाकर भोज दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार इस तरह का बड़ा डिनर आयोजन जो है वो सामने आया है। लेकिन इस डिनर के पीछे की डिप्लोमेसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि ऐसा कोई खास मौका नहीं था या कोई खास जो है कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ था जिसको लेकर के डिनर दिया जाए। तो फिर आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक एनडीए के 293 सांसदों को पीएमओ में डिनर पर क्यों बुलाया? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक थी, औपचारिक डिनर था, या फिर इसके पीछे राजनीतिक असुरक्षा और आंतरिक संकट के संकेत भी छिपे हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कल अचानक से राहुल गांधी ने संसद भवन में अपने सांसदों के साथ भी मुलाकात की, बैठक की, और उस बैठक से क्या कुछ निकल कर के सामने आया है, तो इन दोनों ही मुलाकातों के क्या मायने हैं सियासी तौर पर, और विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या मैसेज देना चाहता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल वोट चोरी को लेकर के इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है रामलीला मैदान में, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर निखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। कल देर शाम मोदी जी ने अपने सरकारी आवास में एनडीए सांसदों का एक डिनर होस्ट किया था, और डिनर पार्टी बड़ी ही इनफॉर्मल पार्टी थी। और उसके बाद पीएम मोदी ने जो है वो एक्स पर पोस्ट भी किया, और पोस्ट करते हुए उन्होंने इस बारे में जानकारी साझा की, और उन्होंने लिखा कि एनडीए सांसदों को डिनर पर होस्ट करके बहुत अच्छा लगा। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर हम आने वाले सालों में अपने देश की विकास यात्रा को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अब सर, इस बैठक को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस प्रकार की जानकारियां निकल करके सामने आई है कि बेहद इनफॉर्मल डिनर था, कोई ऐसा नहीं था कि मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी भाषणबाजी कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली कोई बैठक होती तो एनडीए की बैठकों में मोदी जी आते हैं, फिर उनको सम्मानित किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जो है इस प्रकार का जो डिनर है, आपको कब ऐसा वाकया याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके के से अपने घर पर सभी सांसदों को बुला करके डिनर दिया हो? आखिर अचानक अपने सांसदों को एकजुट करने की क्या जरूरत पड़ गई? जय संविधान। देखिए, जहां तक मुझे खबर है, आप उसकी पुष्टि करें कि इसमें शायद चंद्रबाबू नायडू के लोग और नीतीश कुमार के लोग नहीं आए थे। अब मुझे नहीं पता, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद ये खबर है। और अखिलेश यादव ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार का गिरना आंध्र प्रदेश से ही शुरू होगा। और ये भी सुना है कि कुछ मीटिंग के दौर चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। अब कितनी इसमें सच्चाई है, ये बात मुझे नहीं पता है। और ये बात बिल्कुल पता है कि मोदी जी, देखिए, अगर आगे अच्छा काम करने का प्रयत्न करते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आज $1 की कीमत 90.60 रुपए हो गई है। इतनी तेजी से रुपए गिर रहा है, इतनी तेजी से गिरते हुए तो मैंने किसी चीज को आज तक नहीं देखा। रुपए की ये बुरी हालत है। मेक्सिको ने 50% का टैरिफ लगा दिया है, उसी प्रकार से जैसे अमेरिका ने लगाया है। तो अब तो अमेरिका के धुर विरोधी, जैसे मेक्सिको धुर विरोधी कंट्री है अमेरिका का, और मेक्सिको भी केवल भारत पे इसलिए टैरिफ बढ़ा रहा है कि क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत से नाखुश हैं, तो इसलिए अगर मैं भी टैरिफ लगा दूंगा तो शायद डोनाल्ड ट्रंप उससे खुश हो जाएं। आपको पता है, जब पुतिन हमारे देश के अंदर आए थे तो वहां पे यूरोप के 3 बड़े देशों के राजदूतों ने उसके बारे में जो लेख लिखा था वो भी सबको पता है कि उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। पुतिन ने भी आके कह दिया कि भैया, मैं S-400 वगैरह कुछ नहीं दूंगा, पहले मुझसे तेल खरीदो। और अगर तेल खरीदा तो अमेरिका कह रहा है कि हम टैरिफ और बढ़ा देंगे, तेल नहीं खरीदा तो पुतिन नाराज हो जाएंगे। अब भक्तगण ये डिसाइड कर लें कि असली सनातनी पुतिन है या असली सनातनी डोनाल्ड ट्रंप है, या हम लोग असली सनातनी है। माने हमें तो सनातनी मानने को तैयार नहीं होते ये भक्तगण। और जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है गौ मांस खाते हैं, उनको सनातनी उनके लिए हवन और पूजा कराते हैं। तो ये सनातन धर्म का मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों ने सनातन धर्म का कर क्या दिया है। अच्छा, उधर उद्धव ठाकरे ने भी मजे ले लिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये फोटो देखिए कि एक मोदी जी के सबसे खासम खास मंत्री किरण रिजिजू साहब जो है बीफ खा रहे हैं। अब बताइए, बीफ भाई, अगर आप सही में मानते हैं
कि बीफ खाना या गाय की हत्या करना राष्ट्रद्रोह है, तो उस आदमी को आपने मंत्री क्यों बनाया हुआ है? उसको सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट को, सबसे फ्रंट सीट पे उसको क्यों बिठाते हैं? भाई अगर ये ठीक है, चलिए हर आदमी की अगर खाने की चॉइस है, तो केरला के अंदर अगर कोई करता है तो उसको तो आप पाप मान लेते हैं, उसको हर जगह उल्लेखित करते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने भी मजे ले लिए हैं। तो देखिए, अगर उन्नति आप इस बात को कहते हैं कि हमारे देश के अंदर विदेशी ऋण बढ़ते चले जाएं, हमारे देश के अंदर जीडीपी घटती जाए, हमारा रुपया कमजोर होता चला जाए, तो ऐसे अर्थशास्त्रियों को कौन समझाए? बिल्कुल सर, और जैसा कि आपने कहा कि उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं आए थे, तो डिनर को तो नाम ही दिया गया था एनडीए यूनिटी डिनर। तो फिर एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हैं, इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे भी हैं। आखिर वो क्यों नहीं पहुंचे डिनर में? क्योंकि आप देख रहे हैं कि शिंदे को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, उससे शिंदे नाराज हैं और लगातार अमित शाह से मुलाकातें भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हमारे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप शिंदे किस प्रकार से जो नाराजगी उनकी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां नगर निकाय चुनाव भी है, तो इसको लेकर के जो सारी चीजें चल रही हैं, आपका क्या मानना है कि शिंदे के साथ भी क्या वही होने वाला है जो बीजेपी हमेशा करती है? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कि रॉकेट साइंस नहीं है। शिंदे के साथ वही होगा जो अकाली दल के साथ हुआ, जो नेशनल लोकदल के साथ हुआ, जो बीआरएस के साथ हुआ, जो बीजेडी के साथ हुआ, जो सबके साथ हुआ, वो एकनाथ शिंदे के साथ भी होना है। तो एकनाथ शिंदे के हित में है। लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई है, वो इतना आगे बढ़ चुके हैं और जिस प्रकार से वो उधर चले गए हैं, अब वो अजीत पवार भी ही इज ऑल्सो फेसिंग द हीट। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उलझा दिया है। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे क्या कर लेंगे, अजीत पवार क्या कर लेंगे, बिहार के अंदर नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? अगर आपने ये सुना है, अब एक नई खबर है, आई डोंट नो रीजन, ए के वाजपेयी साहब से मुलाकात होती रहती है बहुत सारे टीवी डिबेट्स के अंदर। ए के वाजपेयी ने जो सबसे प्रमुख नेता थे, फेस थे जो एलजेपीआर के, चिराग पासवान के, उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो अब आई डोंट नो वेदर ही इज ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स बीजेपी, वो भी बीजेपी में जा रहे हैं क्या? कल नीतीश कुमार के खासम खास ललन सिंह और संजय झा भी बीजेपी के रुख न पकड़ लें। तो देखिए, इन लोगों को, जब हम जैसे साधारण लोगों को, जिनको राजनीतिक ज्ञान इन लोगों से कम है, जब हम इस चीज को समझ रहे थे कि सब निगल ले जाएंगे, और सब जैसे मगरमच्छ निगल लेता है फिर पेट के अंदर रख के उनको मतता है स्थिर ऐसे, उसी प्रकार से ये मथे जा रहे हैं। अब इसमें हमारा दोष तो है नहीं, हम तो 1-2 साल से कह रहे हैं कि इनका हश्र यही होने वाला है। एक प्रदेश ऐसा बता दीजिए जहां पे इन्होंने अपने सहयोगी को खत्म नहीं कर दिया। एक उत्तर प्रदेश के अंदर वो चवन्नी है, क्या नाम है उनका, कुछ है, वो चवन्नी अपने को कहते थे, मैं चवन्नी नहीं हूं, उनकी चवन्नी का भी 10 पैसा बना दिया, वो भी जो चलती नहीं है। तो लेकिन हर जगह, हर प्रदेश के अंदर उन्होंने ऐसे ही कर दिया है। अब नीतीश कुमार, चंद्र बाबू नायडू, अच्छा मुश्किल है जिस दिन सरकार बदलेंगे सबसे पहले लोग इनको छेतेंगे कि भैया तुम जो है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, उन्हें क्या दोष दें यार, तो उससे ज्यादा तो तुम दोषी हो। अगर तुमने सही रास्ता चुना होता तो हमको ये बुरे दिन न देखने पड़ते। हनुमानगढ़ में किसानों पे लाठियां चार्ज हो रही हैं, वहां उनको मारा जा रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को, वहां पे झारखंड और छत्तीसगढ़ में उनको कह के कि साहब ये नक्सलवादी हैं, उनको मारा जा रहा है। मतलब जो भी अपने जमीन जंगल को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको अर्बन नक्सल और नक्सलवादी कह के उस पर अत्याचार हो रहा है। तो ये तो देखिए होना ही था। ये जब हम लोगों को पता था, तो इन बड़े बड़े मूर्धन्य राजनीतिक नेताओं को क्यों नहीं पता था, आई डोंट नो। बिल्कुल सही बात है सर, कि जब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ करती ही वही है, तो फिर कैसे सहयोगी नहीं चेतते हैं, और अभी भी नहीं चेते तो आगे क्या उनका हश्र होगा, ये उनको समझना चाहिए। और ये भी सामने आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी इन दिनों नाराज है, क्योंकि उनके मंत्री को टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को टारगेट किया गया गोदी मीडिया द्वारा, ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि वो मिनिस्ट्री जो है वो टीडीपी के पास है। अब हमारे देश में आप देख रहे हैं कि रेल दुर्घटनाएं कितनी ज्यादा होती है। एक समय तो ऐसा आ गया था अभी कुछ महीनों पहले, जब हर दिन कोई ना कोई रेल दुर्घटना की खबर आती थी। इतनी दुर्घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं जितनी कभी भी नहीं हुई थी। और इसको लेकर के किसी भी न्यूज चैनल ने अश्विनी वैष्णव से एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो बीजेपी की कोटि से मंत्री है। पर जिस तरीके से राम मोहन नायडू को टारगेट किया गया गोदी मीडिया द्वारा, कहा जा रहा है कि उससे चंद्रबाबू नायडू खुश नहीं है और वो समझ रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति है। अब इस पर आप क्या कहेंगे कि राम मोहन नायडू को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हालांकि सही टारगेट किया जा रहा है, कोई गलत नहीं किया गया, उनकी जिम्मेदारी बनती है, पर क्या ये पहला झटका है नायडू को इस सरकार से?
देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अमिताभ कांत ने जब ये सारी डिसरप्शन हुआ है एयरलाइंस के अंदर, अमिताभ कांत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिगो का ज्वाइन किया है। इसका जो की प्लेयर है वो अमिताभ कांत है, जो नीति आयोग का चेयरमैन था। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आता है और अवहेलना शुरू हो जाती है, और गवर्नमेंट के सारे और पायलट्स कहते हैं कि हम ड्यूटी ज्वाइन करने को तैयार हैं, अपने पैसेंजर्स को सुविधा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोर्ड उसे मना कर देता है। तो मैं तो इसमें की प्लेयर अमिताभ कांत को समझ रहा हूं। और दूसरा व्यक्ति जो इसके लिए बहुत बड़ा है, जब ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उसको अडानी जी खरीदते हैं, तो ये प्लेयर वो हैं, इनको इसलिए क्योंकि टीडीपी के नेता हैं। और आप देखिए हर जगह टीडीपी को गाली देना, अर्नब गोस्वामी भी, नाविका कुमार भी, सब लोग जो है टीडीपी को, भैया चंद्रबाबू नायडू का भी वही हश्र होना है जो अकाली दल का हुआ है, जो बाकी दलों का हुआ है, चंद्रबाबू नायडू का भी वही होना है। अभी जनता जो है केवल देख रही है, और आज के तारीख में अगर आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो जाए, जो शायद चंद्रबाबू नायडू को 2 सीट ना मिले, इतना ज्यादा उनका खिलाफ वहां पे शुरू हो गई है। लेकिन अब मुश्किल ये है ना, ये लोग चढ़ गए हैं। अब ये झटका जो लगना चाहिए, बड़ा लंबा लगना चाहिए, वो झटका नहीं लगेगा तो बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि अपोजिशन भी जब तक सरकार ना गिरे तब तक ना इनको एक्सेप्ट करेंगी, और ये भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार ना गिरे। अच्छा, नीतीश कुमार को उन्होंने खत्म कर ही दिया, उनके लोगों को खरीद लिया है। हो सकता है कि आधे सांसद जो हैं बीजेपी में चले जाएं। अगर आधे सांसद बीजेपी में चले गए तो कैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरकार गिरा लेंगे। एकनाथ शिंदे के भी आधे सांसद जो हैं वो बीजेपी में जाने को तैयार है। तो अब तो बीजेपी ने ऐसा जाल बुन लिया है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते, असहाय स्थिति में, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए वाली स्थिति में है। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि चाहे जितनी भी घटनाएं हो जाए, इसी साल में 2 आतंकी हमले हो गए, पहलगाम आतंकी हमला हो गया, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कोई भी सवाल अमित शाह से नहीं पूछा गया। इस बीच अमित शाह ने कई सारे इंटरव्यूज भी दिए बिहार इलेक्शन के दौरान, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उनसे सवाल करने की। और राम मोहन नायडू को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और इसको लेकर के जो चीजें सामने आती वो हमने देखा। अब सर एक और चीज आपने देखी होगी कि कल जो है मनरेगा का नाम बदल दिया गया, और इस पर जो है विपक्ष कह रहा है कि आखिरकार ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई, मोदी जी को आजकल इतना ज्यादा प्यार क्यों आ रहा है बापू जी पर। और इस पर जो है प्रियंका गांधी का एक बयान है, वो सुनवाती हूँ। उसके बाद सुप्रिया शिनेत ने क्या कहा, सारा जो उन्होंने खेल है इसके पीछे का वो एक्सपोज कर दिया है। मैं उनके बयान सुनवाती हूँ। सकते कि इसके पीछे मानसिकता क्यों है, क्या है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का नाम है सबसे पहले, और दूसरा जब भी रीनेम करते हैं तो सरकार की जो रिसोर्सेज हैं ये मतलब उसमें फिर से व्यर्थ होती हैं, क्योंकि हर चीज को रीनेम करना है, सारे ऑफिस रीनेम करने हैं, सारी जो स्टेशनरी है सब कुछ करना पड़ता है, तो एक बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें पैसे भी लगते हैं। तो खामखा करने का मुझे समझ में नहीं आया क्या फायदा। गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रख दिया। ये वही मनरेगा है जिसके लिए मोदी जी कहते थे कि ये यूपीए की विफलताओं का पुलिंदा है और इसलिए वो उसको जीवित रखेंगे। यह अलग बात है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी। मनरेगा वो संजीवनी साबित हुआ जिसने गांव देहातों को कोरोना और लॉकडाउन में जीवित रखा, और आज भी गांव देहातों में मनरेगा की स्कीम से लोगों को काम मिल रहा है, और नरेंद्र मोदी को मन मारकर इस स्कीम में फंड डालना पड़ रहा है। तो मनरेगा का आप नाम भले बदल दीजिए, लेकिन ये जो काम करने का अधिकार है यूपीए की सरकार ने दिया था, और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी जी ने यही तो किया है, नाम बदले, इधर उधर की बातें की, झुंझुना बजाया, और हमारी स्कीम्स के नाम बदल बदल के उसको अपना बना लिया, उस पर खूब पब्लिसिटी पैसा खर्चा किया गया। शुरू से शुरुआत करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स है जिसका नाम बदला गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पहल। ये यूपीए की स्कीम थी, इसका नाम पहल कर दिया गया। बेसिक सेविंग्स बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट्स का नाम बदल के जनधन अकाउंट कर दिया गया। निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम का नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम कर दिया गया।
नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट कर दिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो यूपीए की थी उसका नाम बदलकर मेक इन इंडिया कर दिया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया। स्वावलंबन योजना का नाम बदल के अटल पेंशन योजना कर दिया। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूपीए का था उसका नाम बदल के स्किल इंडिया कर दिया। फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज जो यूपीए की स्कीम थी जिसमें गरीबों को फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कर दिया। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया। राजीव आवास योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग किया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कर दिया। अलग बात है, इसमें इनका कोई यकीन नहीं है। खैर, फिर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का नाम बदल के सॉइल हेल्थ कार्ड कर दिया। हमारी जन औषधि स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अदर प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदल के परंपरागत कृषि विकास योजना कर दिया गया। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम का नाम बदल के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया। फिर हमारी स्कीम थी आम आदमी बीमा योजना, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रख दिया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, उसका नाम बदलकर उसका रूप बदलकर डिजिटल इंडिया कर दिया गया, सिर्फ नाम बदला गया। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम बदल के सागर माला रख दिया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना रख दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का नाम बदल के अमृत रख दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एरियाज, दिस वाज अ सबमिशन अंडर JNNURM, इसका नाम बदल के हृदय रख दिया। नीम कोटेड यूरिया का ग्रोथ क्लेम्स कर दिया गया। फिर न्यू डील फॉर रूरल इंडिया, ये यूपीए का मैंडेट था, उसका नाम बदल के ग्राम उदय से भारत उदय नाम रख दिया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम बदलकर, जिसमें सबको टीके लगते थे, मिशन इंद्रधनुष रखा गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा गया। इंदिरा आवास का नाम बदल के मैंने आपको पहले ही बताया है। और सर्विसेज अंडर ICDS का नाम बदलकर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण रखा गया। यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में कितने ही बच्चे हैं और कितने ही गर्भवती महिलाएं हैं जो पूरी तरह से कुपोषित हैं। तो मोदी जी, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नाम भी बदलते हैं। एक स्कीम तो बताइए जो आपने अपनी ओरिजिनल शुरू की हो और जिससे इस देश का भला हुआ हो। मैं तो मनरेगा पर फिर आपको याद दिलाती हूं, आप कैसे आंखें मटका मटका के बात कर रहे थे, कितनी भाव भंगिमा थी आपकी पार्लियामेंट में। फिर क्या हुआ? आपको क्यों मनरेगा चलानी पड़ी? आपको क्यों मनरेगा में फंड डालना पड़ा? क्योंकि आप जानते थे कि आप विफल हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक अकेली संजीवनी मनरेगा बन के खड़ा है। जैसे कि खाद्य सुरक्षा का जो बिल यूपीए की सरकार लाई, आज उसके तहत आप फ्री राशन बांट रहे हैं। तो थोड़ी तो शर्म कीजिए। इतिहास यूपीए की सरकार को इन क्रांतिकारी योजनाओं के लिए याद करेगा और आपको नाम बदलने के लिए। तो सर, सुप्रिया श्रीनेत ने बता दिया कि किन किन यूपीए सरकार की योजनाओं के नाम बदल बदल के अपने नाम पर कर लिया गया। अब जो इसके ये जो मनरेगा का नाम बदला गया है, इसके पीछे की आपको क्या वंशा नजर आ रही है? नहीं, ये गलत, मेरे ख्याल सुप्रिया सिन्हा गलत पढ़ रही हैं। ये जो मनरेगा का नाम बदल के पूज्य बापू रखा गया है, ये महात्मा गांधी को पूज्य बापू नहीं कह रहे हैं, ये आसाराम बापू जी को पूज्य बापू कह रहे हैं। तो ये इन लोगों के संस्कार ही अलग हैं। आजकल तो वो एप्स्टीन फाइल आने वाली है, तो इनके पूज्य बापू हमारे महात्मा गांधी नहीं है जो हमारे लिए जिंदाबाद हैं। इनके लिए आसाराम बापू हैं जो कई साल से जेल में बंद हैं। लेकिन राम रहीम को और आसाराम बापू को ज्यादा बेल मिल जाती है और सोनम वांगचुक को बेल नहीं मिलती है। ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है। तो इसलिए ये सुप्रिया सिन्हा ये ना समझे कि महात्मा गांधी से, देखिएगा फोटो भी उसमें आसाराम बापू की मिलती है। और आप जरा किसी दिन जरा मिलान करके देखिएगा, आसाराम बापू में और इनमें कोई चेहरे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। बिल्कुल सर। अब आते हैं सर, जो कांग्रेस की कल रैली होने वाली है, बड़ी रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होने वाली है और इसको लेकर के आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो छोटा छोटा सा अपना वीडियो जारी कर रहे हैं
और वहां पर लोगों को आने के लिए कह रहे हैं, उसको लेकर के क्या खबरें हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगी, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। आगामी 14 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की आवाज पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, एक नारा लगाते हुए, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में वोट चोरी के नाम पर एक ऐसी महारैली आयोजित हो रही है जिसमें आएगा देश का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश के तमाम ऐसे अमन पसंद लोग जो सरकार की वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं आपको भी आवाज देता हूं और आपको भी पुकारता हूं, आपको भी निमंत्रित करता हूं कि आइए आने वाली 14 तारीख को और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए जब राहुल जी हुंकार लगाएंगे और पूरे देश में इस सरकार की वोट चोरी के खिलाफ एक आवाज बुलंद होगी, एक नारा बुलंद होगा। आइए 14 दिसंबर ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिल्ली का आप सबका इंतजार रहेगा। को, नारी शक्ति को मेरा वंदे मातरम। बहनों, भारत की राजधानी दिल्ली में 14 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं। संविधान में मिले अपने एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आह्वान किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने। मैं आप सभी से अपील करती हूं, एक वोट चोरी से हमें संविधान में मिले अपने हक और अधिकारों को बचाना है। ये लड़ाई उनकी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद है। इस आवाज के साथ ही हमें इन वोट चोरों से कुर्सी भी छुड़वानी है, गद्दी भी छुड़वानी है और सत्ता भी छुड़वानी है, क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये काम कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, आप और आपके दो साथी मिलकर कर रहे हैं। हम खुली चुनौती देते हैं, हम संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। हम संविधान में मिले एक वोट के अधिकार पर आंच नहीं आने देंगे। हम एक वोट की चोरी किसी कीमत पर भी नहीं होने देंगे। मैं देश की तमाम महिलाओं से और नागरिकों से अपील करती हूं, ये अवसर है, ये मौका है, निकलिए अपने घरों से बाहर, निकालिए डर को अपने भीतर से बाहर, अपनी चुप्पी को तोड़िए और पहुंचिए 14 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 12 बजे भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में। चलो दिल्ली के नारे के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो सर, कांग्रेस नेता आह्वान कर रहे हैं लोगों से और नेताओं से कि वो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हों। अब जिस प्रकार की कल रैली होने जा रही है और बेहद ही विशाल रैली होने जा रही है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है वो इसमें मौजूद होंगे। आपको क्या लगता है, इस रैली से जो संदेश जाएगा, क्या इसके बाद इंडिया गठबंधन वाकई में सड़कों पर उतरेगा या फिर ये सिर्फ एक रैली तक सिमट कर रह जाएगा? देखो निधि, मैंने अपने जीवन में केवल एक बार एक रैली में पार्टिसिपेट किया है, मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है, जब जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था इंदिरा जी के खिलाफ 1976 में। और दोबारा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं राजनीति का कहीं चवन्नी का भी मेंबर नहीं हूं, लेकिन कल मैं रामलीला ग्राउंड जा रहा हूं। और रामलीला ग्राउंड न केवल मैं जा रहा हूं, मेरी पत्नी भी जा रही है, हम दोनों जा रहे हैं, दोनों बुढ़े बुढ़िया जा रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि भैया जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने देश के लोकतंत्र और संविधान को हमें बचाना है। और यह हमारा अपनी भारत माता के प्रति कर्तव्य है कि हम आंख मूंद के दुशासन, दुर्योधन और इस प्रकार से हम ये चीरहरण लोकतंत्र का नहीं होने देंगे। अच्छा, पहले भी मैं आपकी डिबेट्स में कई बार कह चुका हूं कि एक बार राहुल गांधी आह्वान करें और जनता का भी टेस्ट लेना। जनता बाकी तो आपके इसमें भी कमेंट बॉक्स में लिखती है राहुल गांधी को सड़क पे उतरना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए। अब राहुल गांधी सड़क पे उतर गया, अब देखते हैं जनता आती है कि नहीं। तो मैं भी भाई देखिए, अगर मैं भी कोई उपदेश देता हूं तो उपदेश का पालन तो मुझे भी करना पड़ेगा ना। जब मैं अपने स्टूडेंट से कहूं या कोई गुरु अपने छात्रों से, शिष्यों से कहे कि ऐसा करो, खुद ना करे, तो कैसे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। तो मैं तो जा रहा हूं। अब ये जनता का टेस्ट है, कल जनता का टेस्ट है बेसिकली। अगर जनता आती है, लाखों की संख्या में आती है, हर वर्ग के लोग आते हैं, हर उम्र के लोग आते हैं, हर धर्म और जाति के लोग आते हैं, किसान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जनजी भी आते हैं, बुढ़े भी आते हैं, सब आते हैं, दलित भी आते हैं, सवर्ण भी आते हैं। और तब ये पता चलेगा कि हाँ, देश की जनता लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहती है। अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। अगर कल लाखों की संख्या में लोग उतरे और सड़कें चारों तरफ भर गई, तो मानी बात है कि
मैसेज चला जाएगा। लेकिन अगर नहीं गई तो उसके बाद मैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को दोष नहीं दूंगा, उसके बाद दोष अपने को दूंगा। तो मैं खुद देखने जा रहा हूं, मैं वहां से लाइव भी करूंगा, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लौट आया तो आपसे परसों फिर डिबेट करूंगा, देखता हूं क्या होता है, क्योंकि जालिम बहुत जालिम है। ठीक बात कहा सर आपने। ये जिम्मेदारी जो है वो लोकतंत्र को बचाने की केवल विपक्ष की नहीं बल्कि पूरी की पूरी देश की जनता की है। अब देश की जनता कितना इसमें आगे आकर पार्टिसिपेट करती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बात करें कि आजकल जो राहुल गांधी जिस प्रकार से एक्शन में नजर आ रहे हैं और संसद के अंदर वो ऐसा नहीं है कि केवल उनकी अपनी बारी आई, उन्होंने बोला और वो खामोश बैठ गए, जैसे कि पीएम मोदी आए थे और वंदे मातरम पर उन्होंने बोला, उसके बाद वो बैठ गए और फिर वो चले गए संसद से। इसके बाद फिर उन्होंने नए जो सभापति हैं उनका स्वागत किया, उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और उसके बाद वो चले गए राज्यसभा से। पर राहुल गांधी उन्होंने सबसे पहले वोट चोरी को लेकर के अपनी बात रखी और बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी। उसके बाद जब अमित शाह वोट चोरी को लेकर के बोल रहे थे और जो तमाम नियम है उनको उनका हवाला दे रहे थे, तब राहुल गांधी फिर से बीच में खड़े होकर उनको टोकते हैं और जो गर्मा गर्मी होती है वो सब कुछ हमने देखा। इसके बाद राहुल गांधी जो है फिर कल पर्यावरण को लेकर भी बोलते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से पॉल्यूशन हो रहा है उसका सॉल्यूशन हम सबको मिलकर करना होगा। इसके बाद अब राहुल गांधी जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट में संसद के बाहर आकर किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर, उनका छोटा सा वीडियो है वो दिखाते हैं। अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। तो सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो है हमने धज्जियां उड़ा दी सरकार की और अमित शाह तो इतना मानसिक तौर पर परेशान हो गए कि वो गाली तक देने लगे। अब इस प्रकार से जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बयान पहले कभी आया हो, क्योंकि इस सत्र में लगातार राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं। भले ही बीजेपी कह दे कि भाई राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, विदेश भाग जाते हैं और किसी प्रकार से वो संसद में रहते नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इस बार उन्होंने जिस प्रकार की एक्टिवनेस दिखाई है अपनी संसद के अंदर, इसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? देखो निधि, मैं तो एक बात मानता हूं, डिबेट्स में और ये करते हैं, मैं तुम्हारी किस बात का कायल हूं कि तुम मुस्कुराती हुई डिबेट करती हो, कभी तुम्हें झुंझलाते हुए मैंने नहीं देखा। देखिए कारण है उसका, और मेरे स्टूडेंट्स भी जब मैं क्लास लेता था, अब क्लास जब नहीं लेता तो मुझसे कहते हैं सर ये बहुत अच्छा लगता था, आप डांटते भी थे और डांटने के बाद मुस्कुरा देते थे, तो उससे क्या होता था कि सारा तालाब खत्म हो जाता था। देखो डिबेट का एक सिद्धांत है, सिद्धांत यह है कि खुद मत खिसियाओ, खुद मत गुस्से में आओ, लेकिन ऐसे एक्शंस करो कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी गुस्से में आ जाए और गलती कर जाए और तुम डिबेट जीत जाओ। यही राहुल गांधी ने किया। इसका मतलब यह है, बिल्कुल राहुल गांधी सही बात कर रहे हैं कि अमित शाह बौखला गए थे। गाली मुंह से निकलना एक गृह मंत्री द्वारा 78 साल में पहली बार हुआ है। इसका मतलब यह है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे फेस किया जाए, बौखला गए थे। और वो गलती आज के तारीख में पूरी जगह चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि देश का गृह मंत्री, जिससे अपेक्षा है कि लोगों को मर्यादाओं में रहना सिखाया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी अपने को मानते हैं, वो संसद सबसे बड़े मंदिर के अंदर गाली गलौज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी हैज स्कोर्ड द पॉइंट, इरिटेट कर दिया और उस इरिटेशन में उन्होंने अपने संयम को तोड़ दिया और गाली गलौज करने लगे, तो डिबेट हार गए।
बिल्कुल ठीक बात है सर। और अमित शाह की जो झुंझलाहट थी, जो बौखलाहट थी, वो पूरे संसद ने देखी और उसके बाद हालांकि उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस प्रकार से संसद से लेकर सड़क तक जो भी माहौल इस समय देश में देखने को मिल रहा है, इस पर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।